हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज महेंद्र एंड आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल दैट इज अ टेक सेंटर। सो आज के वीडियो का एजेंडा क्या है, आज के वीडियो का पर्पस कैसा, जो रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर है आईसीएआई के सीए इंटर के सिलेबस में, उसका हम लोग सीधा सीधा स्टडी मटेरियल से रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन क्विक होगा प्लस इन डेप्थ होगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं, पर आपको पहले एक बार पढ़ा हुआ रहना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि एक क्विक रिवीजन रहेगा, आपको फटाफट फटाफट सब चीजें याद आ जाएगी। और मेजरली एक इसके लिए जो लोगों ने हमारी क्लासेस ऑप्ट की थी, एनरोल की थी, बेसिकली बहुत सारे लोगों ने की हुई है, तो उनको मैंने कमिट किया था कि मैं आईसीआई के स्टडी मटेरियल से बाद में आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा कि आपको पता चले कि कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं हुआ है। हम लोग ने सब टॉपिक कर लिए, तो एक बार और मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। हम लोग ने 3-4 बार तो रिवीजन क्लास में ही कर लिया है, उससे ज्यादा ही किया है, सेक्शन वाइज रिवीजन भी कर लिया है। उसके बाद एक और ये रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको एनरोल करना है अभी भी ₹1500 में आप कर सकते हो, कंप्लीट इनकम टैक्स फॉर सीए इंटर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव। ज्यादा मार्केटिंग नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है सर? रिटर्न ऑफ इनकम एक ऐसा फॉर्मेट होता है, क्या होता है? ऐसा फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आप अपने इनकम की डिटेल, खर्चों की डिटेल ये सब देते हो और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करते हो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके हिसाब से आपका असेसमेंट करता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट बोले तो ये रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है? एक तरीके का डिक्लेरेशन होता है। आपने क्या दिया है? डिक्लेरेशन दिया है अपने इनकम का, जो किसको दिया है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया। डिक्लेरेशन ऑफ इनकम बाय एसएससी इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, वो क्या होता है? रिटर्न ऑफ इनकम होता है। डिफरेंट एसएससी के लिए डिफरेंट रिटर्न होते हैं, जैसे आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 आपके सिलेबस में नहीं है। जस्ट आपको समझना है कि हर एसएससी के लिए, जैसे कंपनी हो गया तो उनके लिए अलग रिटर्न है, इंडिविजुअल के लिए अलग है, कोई पीजीबीपी में कर रहा है तो उसके लिए अलग है, प्रिजम्पटिव बेसिस के लिए अलग है। आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ध्यान नहीं रखना, आपको बस इतना समझना है कि अलग अलग एसेसेस के लिए अलग अलग रिटर्न फाइलिंग है। फिर क्या है? कंपलसरी रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 139(1). याद करो इसके अंदर हम लोग का कैसा था, 3 चार्ट बनाए हुए थे, फिर उसके नीचे कुछ नोट थे। 3 चार्ट में पहला चार्ट में पहला पॉइंट क्या था? अगर कोई कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है तो उनको रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी ही है, भले ही इनकम नेगेटिव है, लॉस है, कुछ हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंपलसरी रिटर्न फाइल करना है, मतलब कंपलसरी रिटर्न फाइल करना है। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट था कि अदर देन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म कोई और पर्सन है, मतलब पर्सन मतलब क्या होता है? 2 into 3 + 1 होता है, याद है? उसमें से 2 कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को हटा दो, बचे हुए 5 लोगों में से कोई भी पर्सन है जिसका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा होता है टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 एंड सेक्शन 54 के जो कुछ एग्जम्पशन थे, कैपिटल गेन में डिडक्शन थे, वो देने से पहले अगर आपका बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा हो जाता है इनकम, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी। जैसे आपका टोटल इनकम जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो कितना है? समझो 2 लाख रुपए है, पर आपने एटीसी में, एलआईसी में 1 लाख रुपए का ऑलरेडी डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं एटीसी में, तो आपका कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपए हो जाएगा इनकम। 2 लाख रुपए तो एनटीआई है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू एटीसी और 54। तो एटीसी का इफेक्ट रिवर्स कर देते हैं, तो जो 1 लाख रुपया लेस हुआ तो उसको वापस ऐड कर लेते हैं, तो 3 लाख हो जाएगा आपका टोटल इनकम। बेसिक एग्जम्पशन कितना होता है? 2,50,000 होता है नॉर्मल लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर के लिए 5 लाख। तो आपका 3 लाख हो जाता है, आपके लिए रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी हो जाता है। एक और पॉइंट बता देता हूं, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन आपको कैसे देखना है? एज, दो कंडीशन होती है, एक तो एज बेस्ड कंडीशन होती है, दूसरी रेसिडेंस बेस्ड कंडीशन होती है। रेसिडेंस बेस्ड कंडीशन आप भूल जाओगे, मुझे पता है, मैंने आपको बोला था एमसीक्यू में, फिर भी वो वहां पे आपको कंफ्यूज करेगा। एज बेस्ड कंडीशन तो क्या है? 60 ईयर्स या 80 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, पर रेजिडेंस बेस्ड कंडीशन क्या है? वो इंडिया का रेजिडेंट होना कंपलसरी है, और इंडिया का रेजिडेंट नहीं हुआ, भले ही 100 साल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सुपर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन नहीं माना जाएगा। फिर एक और थर्ड पॉइंट क्या था? वो नए 3 पॉइंट आए थे। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आप डिपॉजिट करते हो, 2 लाख रुपए से ज्यादा आप फॉरेन ट्रेवल करते हो, और फिर 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वगैरह करते हो। ठीक है। फिर नोट देखा था, नोट में क्या देखा था? अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, क्या हो? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वर्ड याद रखो। और आप बेनिफिशियल ओनर हो इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट, या बेनिफिशियरी हो इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अगर बेनिफिशियल ओनर हो तो आपकी साइनिंग अथॉरिटी भी बाहर है। कहां है? आप रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, आपको इंडिया में रिटर्न फाइल नहीं करना, और आप फॉरेन में बेनिफिशियल ओनर हो किसी एसेट के, या बेनिफिशियरी हो, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो भी चलेगा। और तीसरा क्या? अगर बेनिफिशियल ओनर किसको? आपकी साइनिंग अथॉरिटी चलती है फॉरेन में, तो भी आपको रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी। ऐसा सब हमने सीखा था, अभी वापस पढ़ लेते हैं। 139(1) के हिसाब से पहला पॉइंट क्या लिखा है? कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ भले उनका इनकम जीरो है, नेगेटिव है, लॉस है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ अ पर्सन अदर देन कंपनी और पार्टनरशिप
पार्टनरशिप फर्म या कंपनी को छोड़ के रिटर्न फाइलिंग करना ड्यू डेट से पहले मैंडेटरी है। ड्यू डेट का मतलब क्या होता है पीछे देखेंगे हम लोग, नीचे देखेंगे। अगर टोटल इनकम उनका बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा हो जाता है तो उनको रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी होता है। थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी लास्ट में बोला वही लिखा है, एवरी पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट, जो कि रेजिडेंट है अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब रेजिडेंट में हम लोग ने क्या देखा था, दो क्लासिफिकेशन थे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो रेजिडेंट है बट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब क्या, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है इंडिया का, उसको इंडिया में रिटर्न फाइल नहीं करना है, नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). इंडिया में रिटर्न नहीं फाइल करना, पर उसके पास फॉरेन में क्या है, एसेट का बेनिफिशियरी ओनर है या फाइनेंशियल इंटरेस्ट। एसेट का बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है, इंडिया में रहता है, इंडिया में रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, इंडिया में उसका इनकम 1-2 लाख है, पर उसका फॉरेन में दुबई में उसके पास घर पड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मतलब दुबई में उसके पास बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया मतलब दुबई में, या फिर साइनिंग अथॉरिटी, उसकी साइन की वैल्यू है, उसकी साइन चलती है वहां पे। और सेकेंडली क्या है, वो बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी का मतलब नीचे आएगा, मैं बता देता हूँ, टेंशन मत लो। बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है, सेकंड क्या बेनिफिशियरी है किसका, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। पर यहाँ पे आप देखोगे तो साइनिंग अथॉरिटी वाला पॉइंट नहीं है, साइनिंग अथॉरिटी वाला पॉइंट सिर्फ बेनिफिशियल ओनर के केस में, ठीक है। फिर नीचे लिखा है हाउएवर एन इंडिविजुअल बीइंग एन बेनिफिशियरी, अगर वो बेनिफिशियरी है तो उसको रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी नहीं है। अगर बेनिफिशियल ओनर ने वो इनकम अपने रिटर्न में फाइल कर दिया तो बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं। ये रिवीजन चल रहा है, क्विक रहेगा, आपको एक बार कंसेप्ट पता होना चाहिए। हम लोग ने तो काफी बार रिवाइज किया था तो कोई टेंशन नहीं। फिर भी सुनते रहो, बहुत फायदा होने वाला है, आपका पूरा स्टडी मटेरियल पूरा कवर हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई स्टडी मटेरियल का अगर कुछ ऐसा पार्ट है कि जो आपने नहीं देखा है तो आपको पता तो चल जाएगा ना, ये नहीं देखा, ये चीज मेरे को पढ़नी है। बेनिफिशियल ओनर का मतलब, और पूरा स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का फॉर डायरेक्ट टैक्स आपको रिवीजन मिल जाएगा यूट्यूब पे। फर्स्ट इन इंडिया, भाई कोई हिम्मत नहीं करता स्टडी मटेरियल टैक्स का पढ़ाने की, क्योंकि बहुत सारा इसमें कुछ दिया रहता है, तो हम लोग उसको शॉर्ट करेंगे। हमारे नोट्स के भी रेफरेंस चाहिए तो बताएंगे बीच बीच में, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो और आप पूरा देख सकते हो। पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। अभी तक 5 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, 6 चैप्टर अपलोड किया है मैंने। एन इंडिविजुअल हु हैज प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है, ऐसा इंडिविजुअल जिसने प्रोवाइड किया है, जिसने दिया है, क्या दिया है, वेदर डायरेक्टली दिया है इनडायरेक्टली दिया है फर्क नहीं पड़ता, कंसीडरेशन पे किया है, किसके लिए, एसेट के लिए पे किया है। क्यों किया है, या तो उसको अभी बेनिफिट हो या फ्यूचर में बेनिफिट हो, खुद के लिए बेनिफिट हो या किसी और के लिए बेनिफिट हो, मतलब वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है कुछ कंसीडरेशन किसी एसेट के लिए जिसकी वजह से उसको बेनिफिट हो, या तो उसको हो या किसी और को। बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है, एनी इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल है जो क्या कर रहा है, डिराइव कर रहा है बेनिफिट, पे नहीं कर रहा है कुछ, ये बेनिफिट डिराइव कर रहा है, किससे कर रहा है, एसेट से कर रहा है। कब कर रहा है, प्रीवियस ईयर में कर रहा है। एंड द कंसीडरेशन फॉर सच एसेट, वो एसेट की जो कंसीडरेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन सच बेनिफिशियरी, वो आदमी को छोड़ के किसी और पर्सन ने उसकी कंसीडरेशन पे की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे किया, बेनिफिशियल ओनर ने किया। फिर जो हम लोग ने अभी तक ऊपर पढ़ा उसका नीचे समरी, ये चार्ट वार्ट बना के इंस्टीट्यूट ने दिया है, हमारे चार्ट आपने देख लिए रहेंगे, दैट इज इनफ, उससे ही आपको करना है, और ये जस्ट आपको एक बार रेफरेंस के लिए सुनना है। फिर ये फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा, फोर्थ पॉइंट में वही लिखा जो मैंने ऊपर आपको बोला था। ऊपर क्या लिखा था सेकंड पॉइंट में, कि अगर आपका बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा हो जाता है इनकम तो आपको रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी। यहाँ पे लिखा है कि आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन और 54 के एग्जम्पशन या डिडक्शन जो भी बोलो वो आपको रिवर्स करना है, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 2,50,000 का बेसिक एग्जम्पशन नॉर्मल लोगों के लिए होता है, 3 लाख का एग्जम्पशन 60 साल से ऊपर वालों के लिए, 5 लाख का 80 सालों के ऊपर के लिए, प्लस रेजिडेंट होने चाहिए, मतलब सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन। फिर पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पांचवा पॉइंट नया पॉइंट आया है, ये साल के लिए अमेंडमेंट है, इसीलिए इटैलिक और बोल्ड में डाला हुआ है। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अदर देन कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी ही होता है, ये दोनों को छोड़ के, हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139, जिसको पहले 139(1) में रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता था उसको अब भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड ये जो नीचे 4 कंडीशन है, चौथी कंडीशन कुछ नहीं है, 3 कंडीशन में से एक भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। 3 कंडीशन में क्या है, पहला है अगर आप डिपॉजिट करते हो अमाउंट, अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हो, एग्रीगेट ऑफ अमाउंट मतलब पूरे साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करते हो, कहां करते हो, करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, या तो आपने बैंक में करंट अकाउंट खोला या कोऑपरेटिव बैंक में खोला, फर्क नहीं पड़ता।
वापस सुनो, क्या कर रहे हो आप पूरे साल में एग्रीगेटली, मतलब पूरे साल में 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा, एक या एक से ज्यादा बैंक करंट अकाउंट साफ साफ लिखा है, करंट अकाउंट, सेविंग नहीं लिखा है यहाँ पे, करंट अकाउंट में कर रहे हो मेंटेन विथ है या तो बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, आप खर्चा कर रहे हो, इनकर एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट, मतलब पूरे साल में या एक टाइम पे खर्चा कर रहे हो 2 लाख रुपए से ज्यादा, और खुद के ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर या एनी पर्सन, किसके लिए, फॉरेन कंट्री के ट्रैवल के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा कर रहे हो। थर्ड पॉइंट क्या है, 1 लाख रुपए से ज्यादा आप खर्चा कर रहे हो किसके लिए, लाइट बिल के लिए, पूरे साल में लाइट बिल के लिए। मतलब ये क्या है कि पहले ये लोगों को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं होता था, पर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, मतलब आप भाई अमीर आदमी हो, आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। 2 लाख रुपए से ज्यादा आप फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा कर रहे हो तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। 1 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट क्या लिखा, कोई और दूसरा कंडीशन इनको फुलफिल करना रहेगा तो भी ये मतलब बताना रहेगा तो ये बता सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, इतना एक बार ये वाले पॉइंट्स आप एक बार आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, पॉज करो और ये वाले 3 पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसके एग्जाम में पूछने के चांस है, क्योंकि अमेंडमेंट है। तो एक बार पॉज करके पढ़ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, ऑल सच पर्सन मेंशन्ड इन 1 to 5, ऊपर जो 1 से लेके 5 पॉइंट में जो लोग हैं ऑल, उनको रिटर्न फाइल करना है ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के से पहले पहले रिटर्न फाइल करना है। फर्निश रिटर्न ऑफ हिज इनकम एंड इनकम ऑफ सच अदर पर्सन, सच अदर पर्सन का मतलब क्या, जो क्लबिंग होता है वो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है वो फॉर्म में, एंड वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे, आगे हम लोग ने देखा था ना, इंडिविजुअल का कौन वेरीफाई करेगा, कंपनी का कौन करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, पार्टनरशिप फॉर्म का कौन करेगा, पार्टनर जो वर्किंग पार्टनर है वो करेगा, वो वाला पार्ट। फिर मीनिंग ऑफ ड्यू डेट, ड्यू डेट का मतलब क्या है, याद करो मैंने क्या बोला था, जुलाई को पकड़ लो, अगस्त छोड़ो, सितंबर पकड़ लो, अक्टूबर छोड़ो, नवंबर पकड़ लो। नवंबर किसके लिए है, नवंबर जिसका इंटरनेशनल, बड़े लोगों के लिए बहुत टाइम दिया, जो इंटरनेशनल फॉरेन में ट्रांजेक्शन कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसके लिए 30 नवंबर है। सितंबर किसके लिए, एक बार का छोड़ो, बाकी सबके लिए क्या है, जुलाई है, जुलाई मतलब 31 जुलाई, और सबका लास्ट डेट है, जुलाई है तो जुलाई का लास्ट डेट 31, सितंबर तो सितंबर का लास्ट डेट 30 सितंबर, नवंबर तो नवंबर का लास्ट डेट 30 नवंबर, ठीक है ना। फिर जुलाई किसके लिए, सबके लिए जुलाई है, एक्सेप्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए नवंबर है, और बाकी 3 लोगों के लिए सितंबर है। 30 सितंबर किसके लिए, कंपनी के लिए 30 सितंबर है, कंपनी जो है उसके लिए 30 सितंबर है। फिर पर्सन अदर देन कंपनी, कंपनी को छोड़ के कोई और पर्सन, जिसका, पर्सन का मतलब क्या होता है, 2 into 3 + 1 होता है, 2 का 3 जोड़ी प्लस 1, 2 का 3 जोड़ी में क्या, इंडिविजुअल एचयूएफ, कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म, एओपी, बीओआई और क्या था, लोकल अथॉरिटी और एजेपी, ये सब क्या होते हैं, पर्सन होते हैं। कंपनी को छोड़ के बचे हुए 6 पर्सन जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होता है 44AB में या कोई और कानून में, ये इंपॉर्टेंट है, एक या तो फिर इनकम टैक्स एक्ट में होता है तो वो कौन से सेक्शन में होगा, 44AB में, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब क्या, कोई और कानून में इनका ऑडिट होता है, मतलब जैसे जीएसटी में ऑडिट हो रहा है या किसी भी और कानून में ऑडिट हो रहा है तो उनको 30 सितंबर ड्यू डेट मिल जाएगा। और तीसरा, वो पार्टनरशिप फर्म ऑडिट हो रहा है, उसका जो वर्किंग पार्टनर है, वो पार्टनरशिप फर्म जिसका ऑडिट हो रहा है, जिसका वर्किंग पार्टनर है, उसका भी ड्यू डेट 30 सितंबर हो जाएगा। क्यों, जब तक पार्टनरशिप फर्म का बुक्स फाइनलाइजेशन नहीं होगा, रिटर्न फाइल नहीं होगा, तब तक पता कैसे चलेगा कि वर्किंग पार्टनर का कितना रेम्यूनरेशन है, क्योंकि आपको याद रहेगा तो दोनों का रिलेटेड रहता है, हमने पार्टनरशिप फर्म के टैक्सेशन में देखा था। तो ड्यू डेट क्या बोला, जुलाई ले लो, जुलाई में अगस्त छोड़ो, सितंबर ले लो, अक्टूबर छोड़ो, नवंबर ले लो, ठीक है। सबका लास्ट डेट तो सबके लिए क्या रहेगा, जुलाई रहेगा, एक्सेप्ट जो बड़े लोग हैं उनको बहुत ज्यादा टाइम दिया है, नवंबर तक का टाइम दिया है, किसके लिए, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। फिर बचे हुए 3 लोगों को क्या है, सितंबर है, कंपनी वालों को सितंबर है। फिर दूसरा कौन हो गया, जिनका बुक्स अकाउंट ऑडिट होता है वो या तो इनकम टैक्स एक्ट में या कोई और कानून में, तो उनको क्या रहेगा, 30 सितंबर रहेगा। तीसरा, जो पार्टनरशिप फर्म जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होता है, वो पार्टनरशिप फर्म जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होता है, उसका वर्किंग पार्टनर, उसको भी 30 सितंबर मिलेगा। फिर 92E लिखा हुआ है कि आपके सिलेबस में नहीं है, सीए फाइनल में हम लोग सीखेंगे, ठीक है भाई। ट्रांसफर प्राइसिंग करके एक चैप्टर होता है जो सीए फाइनल में आता है, सीए इंटर में नहीं है।
फिर 234A इंटरेस्ट इन डिफॉल्ट इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आप रिटर्न फाइलिंग करने में लेट करते हो तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 234A का। ये हम लोग ने एडवांस टैक्स में भी सीखा था, इसमें भी सीखा था। जब भी जहां भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक तो अमाउंट पता होना चाहिए जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, दूसरा इंटरेस्ट का रेट पता होना चाहिए, तीसरा कितने पीरियड के लिए लगेगा वो पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें पता है तो आपको पता है इंटरेस्ट कितना आएगा, नहीं पता है तो आप कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसमें अमाउंट क्या रहेगा, जो आपको टैक्स पे करना है वो अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 1% पर एनम या पार्ट ऑफ द पर मंथ, 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ आपका रेट है, और तीसरा पीरियड कितना है जब आपको रिटर्न फाइल करना था, कब करना था, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। वहां से लेके आपने जब तक रिटर्न फाइल नहीं किया, पर जब तक आपने फाइल किया, मतलब आपका ड्यू डेट है सितंबर, आपने रिटर्न फाइल किया दिसंबर, सितंबर चला गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने का आपको रिटर्न फाइल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझो अगर आप रिटर्न फाइल ही नहीं करते हो तो क्या होगा। अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो समझो कि दिसंबर को आपने कर दिया, जैन को कर दिया, फेब को कर दिया, उतने महीने का हम लोग इंटरेस्ट लगा देंगे 1% के हिसाब से जो टैक्स अमाउंट रहेगा उस पर। समझो आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो क्या करेंगे। तो रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं किया तो कब तक लगेगा, कितने पीरियड तक इंटरेस्ट लगेगा, जब तक आपका असेसमेंट पूरा नहीं होता। जब तक आपका असेसमेंट पूरा नहीं होता तब तक आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 इज अट्रैक्टेड, कब अट्रैक्ट होगा, फेलियर टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। जब आप रिटर्न फाइल करने के लिए फेल हो जाते हो, मतलब रिटर्न फाइल नहीं करते, या तो ड्यू डेट से पहले जब आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट इज पेएबल वेयर असेसी फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर द ड्यू डेट और डज नॉट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। या तो आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे हो, या कब कर रहे हो, ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो। सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से रेट लगेगा। कितना 1% पर, तीन चीजें चाहिए, अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए, पीरियड चाहिए। रेट पता चल गया 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। अभी आप पीरियड देख लेते हैं। पीरियड अगर रिटर्न फर्निश किया आफ्टर ड्यू डेट तो कभी तक आपको इंटरेस्ट लगाना है, द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। जब आप रिटर्न फाइल कर लेते हो वहां तक इंटरेस्ट लगाना है। अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया तो जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट होता है तब तक आपको इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट। अब अमाउंट, कौन से अमाउंट पे आपको बेसिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टोटल। टैक्स वाले अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। टैक्स किसके ऊपर निकालना है, टोटल इनकम पे निकालना है, ऑब्वियसली बात है। कौन से सेक्शन में, 143(1). क्या होता है, जब आप अपना रिटर्न फाइल कर देते हो तब डिपार्टमेंट आपको इंटीमेशन भेजता है। या तो वो बोलेगा कि आपने सही रिटर्न फाइल किया है, या बोलेगा कि गलत किया है। वो कहां पे बोलेगा, 143(1) में बोलेगा। तो उसमें जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। और रेगुलर असेसमेंट जो भी होता है एज रिड्यूस बाय, उसमें से एडवांस टैक्स लेस कर दो, टीडीएस लेस कर लो, 89 का रिबेट लेस कर लो, 115 जेडी, ये सब ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो ये सब लेस करने के बाद बेसिकली आपको किसके ऊपर, टैक्स के ऊपर, ये सब लेस करने के बाद ही आपका टैक्स आता है। तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A shall be charged on self assessment tax paid by assessee on or before। सीधी बात, अगर आपने रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स पे कर दिया है तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। फिर the interest payable under 234A shall be reduced by the interest if any paid on self assessment under section 140A। section 140A क्या बोलता है, सेल्फ असेसमेंट बोलता है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब कि आप खुद असेसमेंट करके जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, टुवर्ड इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर 234A। तो इसके ऊपर आपको नहीं करना। ठीक है। आपको बस तीन चीजें पता होनी चाहिए, क्या, इंटरेस्ट का रेट पता होना चाहिए, अमाउंट किसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, मल्टीप्लाई बाय क्या पता होना चाहिए, पीरियड पता होना चाहिए, कितने पीरियड तक, तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। फिर क्या, सेक्शन 143(1) के बारे में बताया, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। फिर फीस की बात करते हैं, 234F का मतलब फीस होता है। फीस क्यों लगेगा, अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो ड्यू डेट के बाद तो इंटरेस्ट तो लगेगा, जो लगेगा इंटरेस्ट के ऊपर फीस भी लगेगा। कितना लगेगा, अगर आपका रिटर्न का ड्यू डेट जो भी है, समझो अगर आप दिसंबर से पहले रिटर्न फाइल कर लेते हो, मतलब ड्यू डेट के बाद करते हो पर दिसंबर से पहले करते हो, मतलब समझो आपका ड्यू डेट है 30 सितंबर, तो 1 अक्टूबर से लेके आप कब तक रिटर्न फाइल करते हो पता है, दिसंबर, 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करते हो, तो आपके ऊपर 5,000 रुपए का फ्लैट फीस लगेगा। फ्लैट फीस 5,000 रुपए का। इन एनी अदर केस, अगर आप दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करते हो, मतलब जैन को, फेब को, मार्च को, तो आपको 10,000 रुपया फीस लगेगा। और अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, 5 लाख से कम है, तो आपके ऊपर 1,000 फीस लगेगा। तीन तरीके की फीस है। अगर आप ड्यू डेट से लेकर 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर देते हो तो आपके ऊपर कितना, 5,000 फीस लगेगा। दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करते हो तो 10,000 लगेगा। अगर आपका 5 लाख से इनकम कम है, डज नॉट एक्सीड 5 लाख, तो आपके ऊपर ₹1,000 का फीस लगेगा। क्लियर। फिर 139(1) क्या बोलता है, बल्क रिटर्न की बात करता है। बल्क रिटर्न की बात मतलब क्या,
अगर आप एम्प्लॉयर हो और आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉय है जिनकी सिर्फ सैलरी की इनकम है, तो वो क्या करेंगे, अपना सबका डिटेल्स आपके पास दे देंगे और एम्प्लॉयर सब एक साथ सब रिटर्न कोई भी जो फॉर्मेट रहेगा, जैसे फ्लॉपी है, डिस्केट है, जो भी है, मतलब सीडी रोम वगैरह सब में डाल के सीबीडीटी को एक साथ इतने सारे रिटर्न की डिटेल भेज देगा। फिर 139(1)(c की बात करते हैं। 139(1)(c क्या बोलता है, स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ अ पर्सन टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। सीबीडीटी क्या कर सकता है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको एग्जेम्प्ट कर सकता है कि भाई आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, हम आपको माफ करते हैं, आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। अंडर सेक्शन 139(1) एवरी पर्सन हैज टू, 139(1) क्या है, कंपल्सरी रिटर्न फाइल है, सबको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है। फॉर रिड्यूसिंग द कंप्लायंस ऑफ बर्डन, कंप्लायंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट मतलब सीबीडीटी कुछ छोटे मोटे स्मॉल टैक्स पेयर्स को माफ कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू नोटिफाई द क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन, कुछ क्लास या क्लासेस ऑफ पर्सन को क्या बोल सकती है, आप रिटर्न फाइल मत करो चलेगा, कुछ प्रिस्क्राइब कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर दो तो चल जाएगा। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं, हमारे नोट्स में भी नहीं था, आप एक बार के लिख के लिए या स्टार मार्क करके या लिख के रख दो। क्या लिखा हुआ है कि एवरी नोटिफिकेशन इश्यूड बाय 139(1)(c shall as soon as may be after, मतलब अगर नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया गवर्नमेंट ने कि ये टैक्स पेयर है, इनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो वो जो नोटिफिकेशन है उसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सामने जब वो सेशन चालू होगा तब 30 दिन के लिए वो नोटिफिकेशन को रखना पड़ेगा। इफ हाउस एग्री करता है इन मेकिंग, मतलब अपोजिशन और गवर्निंग पार्टी दोनों एग्री करते हैं मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन नोटिफिकेशन, कि नोटिफिकेशन में ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए, मतलब पहले समझो ऐसा बोला था कि फार्मास्यूटिकल वाला सेक्टर है, इनके छोटे मोटे एसएससी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं कि नहीं इसमें 5 लाख के नीचे वालों को जरूरत नहीं, मैं ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वो मानना पड़ेगा। द नोटिफिकेशन विल बी देयर आफ्टर हैव इफेक्ट ओनली इन सच अ मॉडिफाइड फॉर्म, तो वो सिर्फ मॉडिफाइड फॉर्म में ही हो सकती है। इफ बोथ हाउस एग्री दैट, दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा एग्री होते हैं दैट नोटिफिकेशन जो है शुड नॉट बी इश्यूड, की ऐसी नोटिफिकेशन नहीं इश्यू होनी चाहिए, तो वो नोटिफिकेशन नहीं हो सकती, उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपने कोई ऐसी नोटिफिकेशन निकाल दी 139(1)(c में कि अभी ये लोगों को टैक्स नहीं भरे, ये लोगों को रिटर्न फाइल नहीं करना है, तो आपको वो नोटिफिकेशन 30 दिन के लिए पार्लियामेंट के सामने रखनी पड़ेगी। पार्लियामेंट 30 दिन के अंदर अंदर हाउस जो है या तो उसमें मॉडिफिकेशन करता है तो वो मॉडिफाइड नोटिफिकेशन आगे काम में आएगी, अगर वो लोग बोलेंगे कि इश्यू नहीं होनी चाहिए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, सिंपल। फिर रिटर्न ऑफ लॉस, अगर आपको लॉस हो जाता है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल, आपको ड्यू डेट से पहले पहले, अगर आपको जो लॉस हुए हैं वो लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको ड्यू डेट से पहले पहले रिटर्न फाइल करना कंपलसरी ही है। अगर आप समझो कि ड्यू डेट से पहले पहले रिटर्न फाइल नहीं करते तो जो आपको लॉस हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे, एक्सेप्ट कौन सा सेक्शन 80 पढ़ा था हम लोग ने, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, अभी रिवीजन किया है स्टडी मटेरियल से और क्लासेस वालों को तो पता ही है। अगर 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 सेक्शन, मैं क्या बोला कि अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी, 139(1) की ड्यू डेट है उसी हिसाब में। 139(3) मतलब क्या, लॉस रिटर्न, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा ऐसा बोलते हैं ना, तो 3 मतलब क्या, लॉस रिटर्न, ठीक है ठीक है। अगर आपको लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, दो याद रखो, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आगे कैरी फॉरवर्ड करना है तो भले ही आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो भी चल जाएगा, बाकी सबके लिए आपको रिटर्न टाइम पे ड्यू डेट से पहले पहले करना कंपलसरी है। पर in case of loss from house property and unabsorbed depreciation, if you are not filing return before your due date of return filing, तो भी you can carry forward that loss, ठीक है। The section requires the assessee to file return of loss in same manner, वही मैनर रहेगा जो 139(1) में है। सेक्शन 80 में हम लोग ने पढ़ा था कि रिटर्न फाइल करना कंपलसरी, ये सब अलग अलग टाइप के लॉस है जो बताए हुए, कोई आपको अपने को पता है। फिर 139(3) रिक्वायर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस मैंडेटरी विद इन टाइम, मतलब ड्यू डेट से पहले पहले आपको करना कंपलसरी है फॉर क्लेमिंग ऑफ कैरी फॉरवर्ड, अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको कंपलसरी है। हाउएवर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में कोई लॉस है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इवन इफ आपने ड्यू डेट से बाद रिटर्न फाइल किया। फिर पांचवा पॉइंट क्या है, रिटर्न ऑफ लॉस हैज बीन फाइल्ड बाय द असेसी इन हिज ओन इंटरेस्ट एंड द नॉन रिसिप्ट ऑफ अ नोटिस फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर रिक्वायर्ड टू हिम फाइल अ रिटर्न, मतलब क्या बोला हुआ है कि आपने रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल किया, अभी आप क्या एक्सक्यूज दे रहे हो कि भाई मेरे को तो तुमने नोटिस ही नहीं भेजा था कि आपको करना है, ये कुछ एक्सक्यूज नहीं है, आपको पता होना चाहिए आपका लॉस रिटर्न है तो आपको रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले ड्यू डेट से पहले पहले रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। 139(3) मतलब क्या, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा,
लॉस रिटर्न। 139(1) क्या था, अभी तक हम लोग ने पढ़ा, उसमें 1 क्या था, कंपल्सरी रिटर्न फाइलिंग। 1A क्या था, बल्क रिटर्न। 1C क्या था, कुछ गवर्नमेंट क्या कर सकता है, नोटिफाई कर सकता है कि ये लोगों को रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, ठीक है। फिर 139(4) का मतलब क्या था, बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट आगे उसके बाद रिटर्न फाइल करें, ड्यू डेट आगे उसके बाद रिटर्न फाइल करें, मतलब क्या चार कंधों पे उसको लेके जा रहे, तो 139(4) बिलेटेड रिटर्न, रिटर्न फाइल हो गया उसके बाद आप, मतलब ड्यू डेट चला गया उसके बाद रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो बिलेटेड रिटर्न क्या लाइफ टाइम तक फाइल कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। आपको कब तक करना है, बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब समझो AY 2021 चल रहा है, तो 31 मार्च 2021 तक, बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और दूसरा क्या, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, जो पहले डेट आएगा, या तो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बिफोर एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो पहले डेट आएगा तब तक आपको रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। रिवाइज रिटर्न, रिवाइज रिटर्न का मतलब क्या होता है, पहले आपने क्या किया था, रिटर्न फाइल किया था, पहले आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो 139(1) में कर दिया या 4 में कर दिया, बाद में आपको पता चलता है, ये वर्ड्स याद करना, डिस्कवर याद रखना, डिस्कवर्स एनी ओमिशन, आपने क्या कुछ उसमें गलती फाइंड किया, आपको पता चला उसमें कुछ गलती हो गया, या आपने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट फाइल कर दिया उसमें, तो आपको रिवाइज रिटर्न करना पड़ेगा। टाइम वही है जो ऊपर डिलेटेड रिटर्न में था, कौन सा टाइम था, या तो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट या कंप्लीशन ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट, ये जो पहले टाइम आएगा वो तब तक आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी। रिवाइज 139(3) पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, 1 पढ़ा, 139(1) पढ़ा, 139(1) पढ़ा, अभी तक इतने सेक्शन क्लियर है, हाँ सब क्लियर है। फिर जो हम लोग ने ऊपर जो पढ़ा है उसका इंस्टीट्यूट ने कुछ अच्छा सा कलाकारी की है, उसको अच्छे से चार्ट फॉर्म में बना के दिया है, आप देख सकते हो। जो हम लोग ने पढ़ा वही लिखा है, हमारे चार्ट आपको जो प्रेफर करना है करो, पर अगर आपने पैसे भरे तो भाई बहुत मेहनत की है, मैंने 2 साल लगे वो चार्ट बनाने में, उसी में पढ़ो, वो ज्यादा बेटर है। ये भी मेरे इंस्टीट्यूट ने नो डाउट बहुत मेहनत की है, दिखने में भी अच्छा है, पर वो ज्यादा बेटर है एज पर माय ओपिनियन। आपका ओपिनियन आपके ऊपर है। पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड विद द रिटर्न ऑफ इनकम, पढ़ने का सेक्शन है, याद करने के लिए मत जाना। रिटर्न के साथ आपको क्या क्या डालना है, मतलब रिटर्न में जो इनकम और एक्सपेंस डाले उसके अलावा एडिशनल चीजें क्या डिस्क्लोज करनी है। तो पहला तो इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कुछ इनकम होती है जो एग्जेम्प्ट होती है, उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ता है, हाँ बिल्कुल, जैसे पीपीएफ पे इंटरेस्ट हो गया, ये सब आपके एग्जेम्प्ट होती है। 1038 पहले होता था, याद है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला, या पीपीएफ पे इंटरेस्ट, ये सब इनकम बेसिकली एग्जेम्प्ट होती है, फिर भी इसको डिस्क्लोज करना पड़ता है फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। फिर एसेट प्रिस्क्राइब नेचर एंड वैल्यू, अगर आपको पता रहेगा, अगर आपने आर्टिकलशिप में काम किया तो आपको पता रहेगा किसी का इनकम 50 लाख से ज्यादा होता है साल का, तो उसको कुछ नेचर ऑफ एसेट भी दिखाने पड़ते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, भले उसका ITR 1 जा रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ एसेट, LIC प्रीमियम कितना है, कार कितना है, ज्वेलरी कितना है, वो सब कॉस्ट दिखानी रहती है उसको, तो वो वाली बात की है। बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड जो इसके पास है वो भी दिखाने पड़ेंगे रिटर्न फाइलिंग में, आपको पता है ना, बैंक अकाउंट पूछते हैं। एक्सपेंस एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट, अगर कुछ प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर एक्सपेंस है तो वो दिखाने पड़ेंगे, और सच आउटगोइंग एज मे बी प्रिस्क्राइब, कभी प्रिस्क्राइब करेंगे, वो सब याद करने की जरूरत नहीं, एक बार रीडिंग वाला सेक्शन है, एक बार रीड कर लेना। पार्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड विद रिटर्न इन केस ऑफ पीजीबीपी, अगर आप पीजीबीपी का बिजनेस है और पीजीबीपी का रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या अटैच करना पड़ेगा, क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पहले तो 44AB ऑडिट रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ अ लोकेशन एंड स्टाइल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस, आपका बिजनेस कर रहे हो उसका प्रिंसिपल प्लेस और उसकी ब्रांचेस वगैरह कहाँ है वो डिटेल करनी पड़ेगी। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर बताना पड़ेगा। और फिर क्या, अगर एओपी बीओ ये है, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो आपको क्या नेम ऑफ अदर मेंबर, दूसरे कौन कौन से मेंबर है, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो दूसरे कौन कौन से इंडिविजुअल है उनकी डिटेल, और उनका शेयर ऑफ एसएसए कितना है वो सब दिखाना पड़ेगा। रीडिंग सेक्शन है। डिफेक्टिव रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न इसमें बहुत ज्यादा डिटेल दी हुई है, हमारे चार्ट में जितना दिया है आपको वही याद करना है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब क्या होता है, आपने रिटर्न फाइल किया, उसमें मैंने क्या 3-4 पॉइंट बताए थे, आपने चालान ऐड नहीं किया, आपने गलत रिटर्न का फॉर्म सिलेक्ट कर दिया, आपने 44AB का रिपोर्ट नहीं डाला, ऐसी सब चीजें कर दी है, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। डिफेक्टिव मतलब क्या, आपने गलत रिटर्न फाइल किया ये माना जाएगा। फिर असेसिंग ऑफिसर आपको 15 दिन या एक्सटेंडेड टाइम को उसको लगता है कि सही है तो वो 15 दिन या उससे ज्यादा का टाइम देगा आपको 15 दिन या उससे ज्यादा टाइम में क्या करना है, वो रिटर्न को डिफेक्टिव है उसके जो डिफेक्ट है वो बोलेगा कि ये आपने गलत किया है, वो आपको सही करना है और वापस से रिटर्न सबमिट करना है। वो 15 दिन के अंदर आप कर देते हो, असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भैया हाँ सही हो गया अभी, तो वो क्या करेगा, रिटर्न को वैलिड कर देगा। अगर आपने 15 दिन में नहीं किया तो वो रिटर्न क्या हो जाएगा, इनवैलिड
यही माना जाएगा कि आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया। बस इतना ही इसमें लिखा है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें लिखी हुई है कि मतलब और क्या क्या कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग हो तो क्या कॉस्ट ऑडिट का रिपोर्ट क्या, ये सब आपको देना पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना, ऑडिट रिपोर्ट, फिर चालान का पेमेंट का चालान रहना चाहिए, फिर रिटर्न फाइलिंग। जो अपने नोट्स में लिखा है वो अच्छे से पढ़ लो, दैट इज इनफ। ठीक है। फिर सेक्शन 139A पे आ जाते हैं। 139A क्या बोलता है? पैन नंबर की बात करता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर आपके कुछ ट्रांजैक्शन मतलब कुछ अमाउंट के आप ट्रांजैक्शन कर देते हो या कुछ सिचुएशन हो जाती है तो आपको पैन नंबर लेना कंपलसरी होता है। जैसे एवरी पर्सन इफ हिज टोटल इनकम और टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन विच ही इज असेसेबल, मतलब या तो उसका खुद का या जैसे क्लबिंग वगैरह हो रहा है तो सब मिला के अगर आपका एक्सीड होता है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, मतलब क्या बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा, इसका मतलब क्या होता है? बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा आपका इनकम क्रॉस हो जाता है तो आपको पैन कार्ड लेना कंपलसरी है। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन हुज टोटल सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट कितना 5 लाख से ज्यादा एक्सीड हो जाता है या आपको लगता है 5 लाख से एक्सीड हो जाएगा तो आपको ये बेसिकली लेना, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना कंपलसरी है। Every person being a resident other than individual which enters into financial transaction of an amount aggregating to 2,50,000 or more, अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा रेजिडेंट हो अदर देन इंडिविजुअल हो और आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा किसके लिए फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई इन्वॉल्व होते हो तो आपको पैन कार्ड लेना कंपलसरी है। और एवरी पर्सन हु इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, चीफ, सीईओ और फिर क्या प्रिंसिपल ऑफिसर, ऑफिसर बियरर वगैरह कोई भी, मतलब ये 4 और मतलब 4 वाला क्या है, अबव 4, मतलब ये कुछ भी मतलब कैसा बेसिकली अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का डायरेक्टर है, सीईओ वगैरह हो गया, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का ट्रस्टी, फाउंडर वगैरह हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर, कंपनी है तो डायरेक्टर, ऑफिस बेयरर, प्रिंसिपल ऑफिसर, ये सबको पैन कार्ड लेना कंपलसरी। ठीक है। फिर फर्दर द वर्क फॉर वाइडनिंग द टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए एवरी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड ए पैन, जिस चीज को पैन कार्ड अलॉट नहीं हुआ और एंड इंटेंड्स टू एंटर इनटू सच ट्रांजैक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीडीटी, मतलब कुछ ट्रांजैक्शन जो सीबीडीटी प्रिस्क्राइब करता है उसके अंदर कोई आदमी आता है तो उसको भी पैन लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या कर सकती है? नोटिफिकेशन डाल सकती है इन ऑफिशियल गजेट। एनी क्लास और क्लास ऑफ पर्सन बाय whom tax is payable under the act or any tax or duty payable under any other law, या तो ये कानून में इनकम टैक्स एक्ट में या कोई और कानून में टैक्स ड्यूटी वगैरह पे कर रहे, जैसे कैसे जीएसटी में पे कर रहे फॉर एग्जांपल, फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डाल सकते हैं कि ये लोगों को पैन कार्ड लेना कंपलसरी है। सच पर्सन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई विद इन अ सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो टाइम लिमिट दिया हुआ है उसके अंदर आपको पैन लेना कंपलसरी है। फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है विच मे बी यूजफुल फॉर रेलेवेंट ऑफ पर्पस, जैसे कैसे आपको बैंक से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी रहती है कि कौन से, अभी जैसे एक प्रोविजन निकाला है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आपको क्या डिपॉजिट किया हुआ रहना चाहिए करंट अकाउंट में, तो पता कैसे चलेगा किया हुआ है? वो थ्रू पैन बैंक अकाउंट से पता चलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई एनी क्लास और क्लास ऑफ पर्सन एंड सच पर्सन शाल विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, असेसिंग ऑफिसर को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, मतलब अप्लाई करना पड़ेगा पैन के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या था? असेसिंग ऑफिसर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मे अलॉट अ पैन टू एनी अदर, वो किसी भी आदमी को पैन कार्ड चिपका सकता है कि भाई ये लो पैन कार्ड लेना कंपलसरी है, पर उसके पीछे कुछ उसके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन मेंशन इन 1 to 4, ऊपर 1 से लेकर 4 तक छोड़ के किसी और आदमी को अगर पैन लेना है तो वो असेसिंग ऑफिसर के पास जाके अप्लाई कर सकता है कि मुझे पैन दे दो। सच पैन कंप्राइज 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं, वो आपको पता है ABCD, फिर E होता है, फिर 1 2 3 4 होता है, फिर X होता है, कुछ भी होता है, मतलब 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का पैन होता है। कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी इन ऑल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट है उसमें पैन कंपलसरी होता है। कौन से? सब जो ये नीचे दिए हुए हैं। हर तरीके का रिटर्न जो इनकम टैक्स के पास जाता है उसमें आपको पैन कार्ड कंपलसरी। हर तरीके का चालान का मतलब पता है कि आपको जब अपन रिटर्न फाइल करते हैं वो टाइम पे टैक्स पेमेंट करते हैं, तो टैक्स पेमेंट का जो प्रूफ होता है उसको चालान बोला जाता है। इन डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू द सच ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय हिम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीडीटी, अगर सीबीडीटी के द्वारा कोई प्रिस्क्राइब
किया हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट के ऊपर भी आपको पैन दिखाना जरूरी है। ठीक है, 3 पॉइंट है, 3 जगह पे पैन आपको कोट करना कंपलसरी है। पहला क्या, रिटर्न, दूसरा चालान और तीसरा सीबीटीटी का कोई डॉक्यूमेंट है। ये ऊपर जो हम लोग ने 4-5 पॉइंट पढ़े वो आपको रीडिंग पॉइंट है, इतना रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी एक ही इनका कंक्लूजन है कि अगर असेसिंग ऑफिसर चाहता है या आप चाहते हो तो आप पैन के लिए अप्लाई कर लो, या आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो, ऊपर की 4 कंडीशन इंपॉर्टेंट थी जो बॉक्स में थी, तो आपको पैन के लिए अप्लाई करना कंपलसरी है। पैन 10 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट का होता है, भाई भूल जाओ। और फिर 3 जगह पे आपको, हर जगह पे जो जो इनकम टैक्स के रिलेटेड पेपर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वहां पे आपको पैन कोड करना कंपलसरी। ठीक है, अभी ये जो ट्रांजैक्शंस नीचे दिए हुए हैं, ये ट्रांजैक्शन पे आपको पैन कोड करना कंपलसरी है। जैसे अगर आप मोटर व्हीकल परचेस कर रहे हो एज डिफाइंड इन मोटर व्हीकल एक्ट, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आप जो पेमेंट करते हो अदर देन 2 व्हीलर, बाइक नहीं, 3 व्हीलर 4 व्हीलर वगैरह कुछ कर रहे हो परचेस, तो आपको पैन कार्ड दिखाना जरूरी है। फिर अगर आप कोई बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो अदर देन टाइम डिपॉजिट और सेविंग बैंक के अलावा कोई बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह ओपन कर रहे हो, तो आपको वो ये पैन कार्ड दिखाना जरूरी है। भले 1 रुपए, ये जो फर्स्ट 4 पॉइंट है उसमें 1 रुपए का भी आपने ट्रांजेक्शन किया आपको पैन कार्ड दिखाना कंपलसरी। फिर आप अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव बैंक इंक्लूडिंग बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रिफर्ड इन जो भी एक्ट 51 ऑफ द एक्ट में है, और टू एनी अदर कंपनी और इंस्टीट्यूशन, अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इश्यू के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसके साथ आपको पैन कार्ड दिखाना जरूरी है। फिर आप अगर कोई डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपको क्या, पैन कार्ड दिखाना जरूरी है। यहां से आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, जैसे मैंने चार्ट में दिया था उसी हिसाब से पढ़ना है। मैंने क्या बोला था फर्स्ट चार्ट में, अपना लाइन क्या था, अगर आपने 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन किया तो आपको ये केस में पैन कार्ड लेना कंपलसरी है। फिर 50,000 का पेमेंट किया तो ये केस में आपको पैन कार्ड लेना कंपलसरी है। फिर 1 लाख का किया तो ऐसे मैंने करके एक बाइफर्केशन कर दिया था, वो हिसाब से पढ़ो, आपको इजीली याद आ जाएगा। और ये अभी मेरे को पढ़ा के भी फायदा नहीं, मैं इसे बोलूंगा और आप सुनोगे, इससे अच्छा आप खुद पढ़ो, दैट इज मच बेटर। ये अगर ट्रांजैक्शन करते हो 1 लाख से ऊपर यहाँ पे करते हो, 2 लाख से ऊपर यहाँ पे करते हो, 10 लाख से ऊपर यहाँ पे करते हो, तो आपको जो है वो पैन कार्ड लेना कंपलसरी। अपने को अपना जो रिवीजन लेक्चर क्लासेस के बाद डाला था वो ध्यान रखना है, और जो चार्ट है वो अच्छे से पढ़ना है, दैट इज इनफ। फिर डिक्लेरेशन बाय पर्सन नॉट हैविंग पेन, अगर आपके पास पेन नहीं है और आप डिक्लेरेशन करते हो। फर्दर एनी पर्सन हु डज नॉट हैव अ पेन, अगर उसके पास पेन नहीं है एंड हु एंटर इनटू ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन दिस रूल, जो ऊपर रूल दिए है उसमें उसने ट्रांजैक्शन किया और उसके पास पेन है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, डिक्लेरेशन देगा किसमें, फॉर्म नंबर 60 में, गिविंग देयरइन द पार्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन ईदर इन पेपर फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिकली। पर्टिकुलर देगा या तो पेपर फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिकली, अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ईवीसी जो आता है ना, ईवीसी जनरेट होता है जब अपन रिटर्न फाइल करते हैं, in accordance with the procedure data structure standards specified in the principal directive, वो सब आपको ध्यान नहीं रखना। अगर उसके पास पेन नहीं है और ऊपर के से ट्रांजैक्शन में एंटर होता है तो उसको फॉर्म नंबर 16 में जाके 60 में जाके क्या करना है, उसको ये डिक्लेरेशन देता है, डिक्लेरेशन देना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पेन लेगा। फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 114B, नॉन एप्लीकेबिलिटी किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, काउंसिलर ऑफिस या नॉन रेजिडेंट, इनको ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है। मीनिंग ऑफ सर्टेन फेस, ठीक है आगे बढ़ो। मतलब टाइम डिपॉजिट क्या होता है भाई पता है, ट्रेवल एजेंट क्या होता है, टूर ऑपरेटर क्या होता है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछता। डेफिनेशंस दी हुई है, अपने को इस पे ध्यान नहीं देना, अपने को जो अपना नोट्स दिए हैं उसमें से पढ़ना है, ये जस्ट मैं रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। इफ देयर इज अ चेंज इन एड्रेस, और अगर आपके पैन कार्ड में कोई एड्रेस वगैरह में चेंज होता है तो आपको जाके असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेट करना है कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, मेरा नाम चेंज हो गया। जैसे अपना गर्ल्स का शादी के बाद चेंज हो जाता है, तो अगर उनको चेंज कराना है या फिर आपका एड्रेस चेंज हो गया, आपको एड्रेस चेंज कराना है, तो आपको असेसिंग ऑफिसर के पास जाके इंटीमेट कर देना। एवरी पर्सन हु receive any document relating to any transaction stated above shall ensure that PAN or general index number or the Aadhaar number is duly quoted। अगर कोई आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट मिल रहा है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आधार नंबर या पैन नंबर या जनरल इंडेक्स नंबर, पैन कार्ड पता है, आधार कार्ड पता है, जनरल इंडेक्स नंबर क्या होता है सर, जनरल इंडेक्स नंबर जो असेसिंग ऑफिसर रहता है उसके पास एक रजिस्टर रहता है जनरल इंडेक्स का, उसमें वार्ड के हिसाब से उसके एसएससी के नंबर रहते हैं, वो नंबर अगर आपको प्रोवाइड करता है तो वो लिखा हुआ है बस। इंटीमेशन ऑफ पैन टू पर्सन डिडक्टिंग टीडीएस, अगर कोई टीडीएस डिडक्ट कर रहा है आपका तो आपको पैन कार्ड देना कंपलसरी, टीडीएस में हम लोग ने पढ़ा था। कोटिंग ऑफ पैन इन सर्टेन डॉक्यूमेंट, ये वाले डॉक्यूमेंट में आपको पैन कोड करना कंपलसरी, हम लोग ने क्लासेस में अच्छे से याद किए थे। रिटर्न, अगर कोई रिटर्न फाइल कर रहे हो तो करना कंपलसरी है, टीडीएस का सर्टिफिकेट के टाइम पे करना जरूरी है। और क्या, ऑल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर, अगर कोई ये एक्ट में 2003 के रिलेटेड, मतलब क्या टीडीएस वगैरह के रिलेटेड अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी स्टेटमेंट वगैरह दे रहे हो तो रिटर्न करना कंपलसरी है, पैन कोड करना कंपलसरी है। और
स्टेटमेंट फर्निश कर रहे हो और परक्यूजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, परक्यूजिट या प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के रिलेटेड कोई स्टेटमेंट फर्निश कर रहे हो तो आपको पैन का नंबर देना जरूरी है। रिक्वायरमेंट टू इंटीमेट पैन एंड कोड पैन नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन पर्संस। ये कुछ लोग हैं जिनको पैन कार्ड नहीं भी लिया तो भी चल जाएगा अगर उनके पास डज नॉट हैव एनी टैक्सेबल इनकम, अगर उनका टैक्सेबल इनकम नहीं है और हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पैन है, उनको जरूरत नहीं है पैन की, मतलब अगर उनके वो ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं हुए तो नहीं लिया तो भी चल जाएगा। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विद आधार, क्या आधार कार्ड और पैन कार्ड को इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं? एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश और इंटीमेट और कोट अ पैन मे फर्निश और इंटीमेट और कोट हिज आधार नंबर इन इंस्टेड ऑफ पैन, मतलब पैन की जगह वो आधार कोड कर सकता है फ्रॉम विथ इफेक्ट फ्रॉम कब 1 सितंबर 2019 इफ ही, अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं है, possess the आधार कार्ड है और has been allotted a PAN and has intimated his आधार नंबर to prescribed authority accordance with the requirement contained in section 139 AA आधार कार्ड की बात करता है, मतलब अभी से आप पैन की जगह आधार इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, बस इतना लिखा। कोटिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ पैन और आधार कार्ड, आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराना है। एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू सच प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड टू कोट पैन और आधार नंबर एज द केस मे बी इन द डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू सच transaction and also authenticate such PAN or Aadhaar card in a prescribed manner. Every person receiving such document relating to the transaction referred to A has to ensure that पैन और आधार नंबर हैज बीन डली कोटेड, जो डॉक्यूमेंट है उसमें पैन और आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है। ये सब आपके रीडिंग प्रोविजन है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। जितना ज्यादा आपको अगर बहुत एक्सेस टाइम है तो क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतना ज्यादा बेटर है। ये थियोरी पढ़ के जरूरी नहीं है आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी थियोरी क्लियर हो जाएगी। पर एक बार पढ़ना जरूरी है, इसलिए आपको ये लेक्चर सुन लो, इनफ है। उसके बाद जो रिविजन लेक्चर दिए हुए क्लास के वो जितना ज्यादा सुन सकते हो उतना ज्यादा सुनते रहो। उसके बाद जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है, जितना मैक्सिमम टू द एक्सटेंट जितना क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो भाई वापस जाना पड़ सकता है एग्जाम देने के लिए। मैं अभी बोल रहा हूँ, इट इज अ वार्निंग, भाई अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा वो नेगेटिव सेंस में मत लेना। क्योंकि इनकम टैक्स में आप बहुत बार आपको लगा रहेगा कि भाई मेरे को प्रोविजन आता है पर मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता हूँ, क्वेश्चन में कुछ और ही तरीके से आंसर निकलता है, ऐसा बहुत बार होगा। उसके लिए जितना प्रैक्टिस ज्यादा करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने का उतना बेटर है। फिर पावर टू मेक रूल, सीपीटीटी के पास पावर है कि क्या द फॉर्म एंड मैनुअल एप्लीकेशन पैन कार्ड का कैसे होगा वो बना सकता है, आधार नंबर और पैन कार्ड का लिंकिंग कैसे होगा, ये सब चीजें जो भी है, ठीक है। एक बार रीडिंग प्रोविजन है, इसके ऊपर इतना मेहनत मत करो क्वेश्चन सॉल्व करने पे। कोटिंग ऑफ आधार नंबर, आधार आधार नंबर कोट करना आपको कंपलसरी है। अगर आप पैन कार्ड के लिए अलॉटमेंट कर रहे हो तो पैन कार्ड के एप्लीकेशन के अंदर ही आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, नहीं तो आपके रिटर्न ऑफ इनकम में आपको आधार कार्ड नंबर डालना वो मैंडेटरी है। फिर ये सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 6 2019 को, उसमें क्या लिखा था, कोटिंग ऑफ आधार नंबर इज मैंडेटरी इन रिटर्न फाइलिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 के बाद आप जो भी रिटर्न फाइल करोगे उसमें आधार कार्ड कोट करना आपको कंपलसरी है। 139AA मतलब क्या होता है, आधार होता है, 139A मतलब पैन होता है। ऊपर हम लोग ने बल्क रिटर्न और वो सब देखा था ना, वो 139A नहीं था, 139(1)A था, 139 ब्रैकेट में 1A ऐसा कुछ था, ठीक है। फिर नीचे चले जाते हैं, जो सुप्रीम एपेक्स कोर्ट मतलब क्या, सबसे टॉप वाला कोर्ट मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में ये अपहेल्ड किया, मतलब ये माना है द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 139AA। 139AA की सेक्शन क्या बोलता है कि आपको आधार नंबर कोड करना जरूरी है, उसकी वैलिडिटी मानी है। और उसमें बोला है कि आपको 1/4/2019 के बाद अगर आप कोई भी रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें आपको आधार कार्ड नंबर देखना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर अभी तक नहीं आया तो जो एनरोलमेंट आईडी है, जब आप आधार कार्ड के लिए एप्लीकेशन करते हो तो जो आपको एनरोलमेंट आईडी देना है, मिलता है, वो आपको सबमिट करना जरूरी है। फिर इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड अ पैन नंबर as on 1st July 2017 and who is eligible to obtain आधार नंबर, ऐसा आदमी जिसने पैन के लिए एप्लीकेशन किया है या अलॉट हुआ है 1 जुलाई 2017 के बाद और जिसको आधार कार्ड मिलने के लिए वो एलिजिबल है, तो उसको इंटीमेट करना है अपना आधार नंबर किसको, गवर्नमेंट को। जो पैन और आधार का लिंकिंग वगैरह था ना, वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वाइड नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन डाला था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसने नोटिफाई किया था एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड अ पैन, ऐसा आदमी जिसके पास पैन कार्ड है एज ऑन जुलाई 1, 2017 और जो आधार नंबर लेने के लिए एलिजिबल है, शाल इंटीमेट हिज आधार नंबर टू द प्रिंसिपल डीजीआईटी सिस्टम और प्रिंसिपल डीजीआईटी ऑफ इनकम टैक्स। ये सब आपको याद नहीं रखना, उसको बस सेंट्रल गवर्नमेंट ये समझ लो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना जो आधार नंबर है वो इंटीमेट करना है, कैसे, वो पैन आधार लिंक करने के जैसा। This notification would however not be applicable to those persons, such class of person
who are specifically excluded from section 139A3। कौन से? वो जैम स्ट्रीट वाले मैंने बताया था, नॉन रेजिडेंट, नॉन सिटीजन, 80+ वो वाले। फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर ऑफ इंटीमेट आधार, अगर आप आधार कार्ड इंटीमेट नहीं करते पैन के साथ तो क्या आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर कुछ लोगों के लिए आधार कार्ड इंटीमेट करना या आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना जरूरी नहीं है, जैसे जैम स्टेट के लोग। जैम स्टेट का मतलब क्या? जे यानी जम्मू कश्मीर, ए यानी आसाम, एम यानी मेघालय, JAM जैम स्टेट के लोग। फिर क्या? नॉन रेजिडेंट, नॉन सिटीजन और जिसका उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुका है वो लोग, वो लोग ने नहीं किया तो भी चल जाएगा। फिर स्कीम ऑफ रिटर्न थ्रू TRP। TRP का मतलब क्या होता है? 139B टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स। ये क्या होते हैं? जैसे कि जनरली कौन CA वगैरह रिटर्न फाइल करते हैं, तो इन्होंने क्या बोला, कोई बीकॉम वाला है जिस बेरोजगारी हटाने के लिए, कि कोई बीकॉम वाला है या जो CA IPCC CS एग्जीक्यूटिव या CA में इंटर वगैरह पास हो चुका है पर उसको कुछ काम चाहिए, तो वो TRP का एग्जाम देकर TRP बन सकता है। मतलब वो रिटर्न फाइल कर सकता है, एज ए TRP का उसको साइन लगेगा और वो TRP रिटर्न फाइल करने के लिए ऑफिशियली ऑथोराइज है बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी बोलो। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग एनी स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन टू प्रिपेयर एंड फर्निश देयर रिटर्न ऑफ इनकम, द CBDT में नोटिफाई, CBDT नोटिफाई कर सकता है स्कीम टू प्रोवाइड दैट सच पर्सन में फर्निश देयर रिटर्न थ्रू TRP, की वो लोग अपना रिटर्न TRP से भरवा सकते हैं। द TRP शाल असिस्ट द पर्सन, जो पर्सन रिटर्न फाइल, जैसे मेरे को रिटर्न फाइल करना है तो TRP क्या मेरे को असिस्ट करेगा किसके लिए? रिटर्न फाइल करने के लिए, इन अ मैनर दैट स्पेसिफाइड इन स्कीम। वो स्कीम में जो भी मैनर रहेगा उस हिसाब से वो मेरे को असिस्ट करेगा एंड अपना साइन भी उसमें डालेगा कि ये मैं TRP हूं, मेरा साइन है। फिर क्या? TRP मींस कौन? TRP कोई भी इंडिविजुअल रहेगा अदर देन, ये लोगों को छोड़ के, अगर कोई आपका जो शेड्यूल बैंक में बैंक अकाउंट है तो वो बैंक जो बैंक है उसका कोई भी ऑफिसर जो है वो आपका TRP नहीं हो सकता, वो आपको हेल्प नहीं कर सकता। कोई सिविल कोर्ट का जो लॉयर है, लीगल प्रैक्टिशनर है, वो हेल्प नहीं कर सकता। चार्टेड अकाउंटेंट ऑब्वियसली बात है आपका TRP नहीं बन सकता, या स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन का कोई भी एम्प्लॉय है वो नहीं रहेगा। स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन का नीचे है, समझ लो अकाउंटेंट की बात हो रही है। द स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन फॉर दिस पर्पस मींस क्या? एनी पर्सन अदर देन कंपनी, मतलब क्या कोई भी आदमी अदर देन कंपनी, कंपनी को छोड़ के या जिसका अकाउंट्स का ऑडिट होता है उसको छोड़ के कोई पर्सन, और अंडर एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉ हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब या तो जिसका ऑडिट हो रहा है या कोई कंपनी उसका एम्प्लॉय, मतलब अदर देन कंपनी या वो जो जिसका ऑडिट हो रहा है उसका एम्प्लॉय क्या रहेगा? स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन रहेगा, तो उसको छोड़ के आपका वो TRP नहीं हो सकता, जो इसके ऊपर पॉइंट पड़ा। The scheme notified under said section may provide for following: the manner in which period and the period for which TRP shall be authorized, TRP कितने टाइम के लिए रहेगा और कैसे मैनर में रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ TRP, ये सब नीचे लिखा हुआ है जो हम लोग सीखते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्कीम, स्कीम एप्लीकेबल किसको होगा? ऑल एलिजिबल पर्सन को होगा। तो एलिजिबल पर्सन का मतलब क्या है? एनी पर्सन बीइंग इंडिविजुअल और HUF, मतलब TRP तो सिर्फ इंडिविजुअल होगा, पर मैं इंडिविजुअल हूं या मेरा एक और HUF है तो हम लोग जो है वो TRP के थ्रू रिटर्न फाइल करवा सकते हैं, मतलब कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह नहीं करा सकते। TRP का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल होना चाहिए। हु हैज बीन इश्यूड एन TRP सर्टिफिकेट, जिसके पास TRP सर्टिफिकेट है और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, UIN है, अंडर दिस स्कीम बाय द पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी द प्रोफेशन ऑफ प्रिपेयरिंग द रिटर्न। जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है उससे मिलना चाहिए TRP का सर्टिफिकेट और UIN मिलना चाहिए। हाउएवर ये लोग TRP नहीं बन सकते, कोई वो बैंक का एम्प्लॉय जो पहले बात हुई थी, फिर क्या लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ सिविल कोर्ट और अकाउंटेंट, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट, ये लोग नहीं बन सकते। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? या तो बैचलर होना चाहिए, प्लस बैचलर मतलब क्या बीकॉम होना चाहिए, BCA BFF वो सब होता है ना, BMS, फिर BEF, ये सब होना चाहिए। और दूसरा CA CS CMA का इंटर लेवल या एग्जीक्यूटिव लेवल जो है वो क्लियर किया होना चाहिए। प्रिपरेशन एंड फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बाय TRP। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ एंड फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम बाय TRP से अगर आपको रिटर्न फाइल कराना है तो आप कोई भी तरीके का रिटर्न फाइल करा सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप वो साल पे नॉन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट रिटर्न नहीं फाइल करा सकता। और एक और हम लोग ने पढ़ा था, याद है कि अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में हो और आपका ये साल पे या तो 44AB में ऑडिट हो रहा है या किसी और कानून में ऑडिट हो रहा है तो आप नहीं करा सकते। एंड एलिजिबल पर्सन का मतलब क्या? वो इंडिविजुअल HUF में एट हिज ऑप्शन, अपने ऑप्शन पे फर्निश कर सकता है रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139 फॉर एनी असेसमेंट
असेसमेंट ईयर, कोई भी असेसमेंट ईयर के रिलेटेड, आफ्टर गेटिंग प्रिपेयर्ड थ्रू टीआरपी। हाउएवर द फॉलोइंग एलिजिबल पर्सन कैन नॉट फर्निश अ रिटर्न, ये वाला रिटर्न नहीं फाइल कर सकते अगर वो कैरी कर रहा है क्या बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड अकाउंट्स जिसका क्या ऑडिट के लिए आ रहा है, मतलब या तो उसका बिजनेस एंड प्रोफेशन है एक कंडीशन, प्लस दूसरा क्या उसका ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है बिजनेस या प्रोफेशन में 44 AB में ऑडिट हो रहा है, किसी और में ऑडिट हो रहा है, कोई और कानून में ऑडिट हो रहा है, तो फिर आप टीआरपी से नहीं करा सकते, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अगर नॉन रेजिडेंट हो तो आप टीआरपी से नहीं करा सकते। और फिर नीचे क्या लिखा हुआ है पता है कि अगर टीआरपी जो है वो किसी और ने रिटर्न फाइल किया था, मतलब समझो कि मैं सीए हूं, मैंने रिटर्न ए साल पे फाइल किया था, ठीक है, अभी मैंने जो रिटर्न फाइल किया था उसका टीआरपी रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकता। जो रिटर्न टीआरपी ने खुद ने फाइल किया था वो उसको रिवाइज कर सकता है, पर किसी और ने फाइल किया हो रिटर्न टीआरपी रिवाइज नहीं कर सकता। एन एलिजिबल पर्सन कैन नॉट पे फर्निश अ रिवाइज रिटर्न ऑफ अ इनकम फॉर एनी असेसमेंट ईयर थ्रू अ टीआरपी। रिवाइज रिटर्न एलिजिबल पर्सन नहीं करवा सकता टीआरपी से अनलेस ही हैज फर्निश्ड द ओरिजिनल रिटर्न। अगर टीआरपी ने खुद रिटर्न ओरिजिनल फाइल किया था तो वो क्या करा सकता है, टीआरपी से करा सकता है। फिर नोट क्या बोला है, it may be noted that as per section 139b3 an employee of the specified class of person, specified class of person कहीं पढ़ा था क्या हमने, रुको दिखाता हूं मैं, कहीं पढ़े थे हम लोग, एक सेकंड क्या, ये देखो एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन जो था वो क्या होता था बेसिकली, आपका टीआरपी नहीं बन सकता, वो टीआरपी नहीं बन सकता। स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन मतलब क्या, एनी पर्सन अदर देन कंपनी या जो पीजीबीपी जिसका ऑडिट होता है। तो मतलब क्या जो कंपनी के एम्प्लॉय या पीजीबीपी जिनका ऑडिट होता है उनके एम्प्लॉय क्या टीआरपी बन सकते हैं, बस उसी की बात हुई है, तो पढ़ लेते एक बार, एक सेकंड क्या। It may be noted that as per section 139b3 an employee of the specified class or classes of person is not authorized to act as TRP, ठीक है पता है। Therefore it follows that employee of companies and person whose accounts are required to be audited under section 44AB or any other law, मतलब वो जो जिनका ऑडिट हो रहा है 44AB में वो असेसी और उसके एम्प्लॉय आर एलिजिबल टू एक्ट एज टीआरपी, वो लोग टीआरपी बन सकते हैं, ठीक है। ये तो ऊपर लिखा था, उसमें बॉक्स में क्या उन्होंने उसको इलेबोरेट कर दिया, इजीली लिखा दिया, इजीली बता दिया, ताकि कुछ क्वेश्चन पूछना रहेगा तो उसके ऊपर वो आराम से पूछ सकते हैं। फिर क्या, पावर ऑफ सीबीडीटी टू डिस्पेंस विद फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, वो डिस्पेंस कर सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मत भेजो, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बोल सकता है 139C और 139D। 139C में क्या बोलेगा, सीबीडीटी में मेक रूल, सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, क्या कुछ रूल बना सकता है प्रोवाइडिंग फॉर क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन who may not be required to furnishing document, कि तुमको भाई डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट रिसिप्ट सर्टिफिकेट ऑडिट रिपोर्ट ये सब देने की जरूरत नहीं है, ऐसे रूल बना सकता है, बनाया है नहीं बनाया डिफरेंट बात है, पर बना सकता है, 139C में उसके पावर है। हाउएवर ऑन डिमांड, अगर अपनी डिमांड पे असेसिंग ऑफिसर चाहता है तो वो डॉक्यूमेंट रिसिप्ट वगैरह वो असेसी जिसको ना बोला है वो डिस्पेंस किया हुआ उससे मंगा सकता है, ठीक है। 139C सिंपल रीडिंग प्रोविजन है। 139D एम्पावर करता है सीबीडीटी को टू मेक रूल्स, क्या किसके लिए, रूल बनाने के लिए, फॉर क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब किसके लिए ये 139D बेसिकली किसके लिए, अगर किसी आदमी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब ऑनलाइन रिटर्न वगैरह फाइल करना है तो उसके लिए रूल बनाना है तो 139D के थ्रू बनाएगा। फिर फॉर्म एंड मैनर इन विच रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिक, कैसे फॉर्म रहेगा, मतलब ITR 1 वगैरह फॉर्म है, मैनर क्या है, जो आपके इनकम टैक्स की वेबसाइट है उसमें जावा यूटिलिटी है, एक्सेल यूटिलिटी, जो भी मैनर है फॉर्म है, एक्सएमएल फाइल वगैरह ना, ये सब 139D में वो मैनर फॉर्म वगैरह सिलेक्ट कर सकता है। डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट वगैरह जो भी ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग विद रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बट हैव टू बी प्रोड्यूस, ऑनलाइन तो भरना पड़ेगा, पर अगर असेसिंग ऑफिसर डिमांड पे आके बोलता है कि मुझे ये सब डॉक्यूमेंट दिखाओ तो आपको दिखाने पड़ेंगे, और कौन से कंप्यूटर रिसोर्सेस या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लगेंगे वो 139D में फर्निश करेगा। ये सब रीडिंग प्रोविजन है, इसमें ज्यादा घुसना मत प्लीज। क्वेश्चन जितना सॉल्व, फिर एक बार बोलता हूँ, क्वेश्चन जितना सॉल्व करना है कर सकते हो उतना करो। पर्सन ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज ये सब हम लोग ने क्लासेस में पूरे एक एक क्वेश्चन किया हुआ है। कुछ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वगैरह कुछ चैप्टर है या पीजीबीपी जैसा चैप्टर है जिसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, बाकी सब के सब क्वेश्चन जितने मॉड्यूल में है सब हम लोग ने किए हुए, और होमवर्क भी वो दिए हैं जो सिमिलर टाइप के है, सिर्फ अमाउंट अलग है, तो भाई ठीक है ना यार। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पर्सन ऑथोराइज्ड टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 140 में क्या बात करता है, कौन सा रिटर्न किसको वेरीफाई करना है। अगर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल अगर ये 2, 3, 4 नीचे सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, इनको छोड़ के
कोई और इंडिविजुअल है तो उसको खुद का रिटर्न खुद ही वेरीफाई करना है, मतलब रिटर्न फाइल कर दिया उसके बाद उसमें वेरीफाई करना रहता है, हाँ मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि मैंने ही ये रिटर्न फाइल किया है। सेकंड, वेयर ही इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, अगर वो इंडिया से एब्सेंट है तो या कौन वेरीफाई कर सकते हैं, या तो इंडिविजुअल खुद कर सकता है या एनी पर्सन जो उसको जिसने उसको ऑथोराइज किया है, मतलब वो इंडिविजुअल ने ऑथोराइज किया कि ये आदमी मेरा रिटर्न फाइल करेगा, जैसे पापा ने अपने बेटे को किया, ऐसा सब होता है ना, बाय हिम इन दिस बिहाफ होल्डिंग वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम द सच इंडिविजुअल, उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए अपना रिटर्न वेरीफाई करने के लिए। जनरली क्या होता है पता है, वो बैंगलोर भेजना रहता है तो अपन क्या करते हैं पता है, वो अपने ऑफिस में एक आदमी रहता है जो साइन करके भेज देता है, पर वो गलत मेथड है एक्चुअली, बहुत जगह पे वैसा होता है, वो गलत है। एक्चुअल वे क्या है, आपको अगर इंडिविजुअल खुद अवेलेबल है तो उसको खुद को करना है, अगर वो एब्सेंट है तो उसने जो पर्सन को ऑथोराइज किया बाय वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह से, तो वो पर्सन जो ऑथोराइज है वो करेगा। वेयर ही इज मेंटली इनकैपेबल, मतलब जो इंडिविजुअल है वो दिमाग से लोगों को पत्थर मारता है, थोड़ा सा पागल है, तो वो या तो उसका गार्जियन करेगा, मतलब जो उसका देखभाल कर रहा है वो आदमी वेरीफाई करेगा, या एनी अदर पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू एक्ट, या कोई ऐसा आदमी जो कॉम्पिटेंट है वो साइन करने के लिए वेरीफाई करने के लिए वो करेगा, या कोई और केस में जो पर्सन ऑथोराइज है वो करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट, वेयर इन एनी अदर रीजन, कोई और कारण है तो जो पर्सन ऑथोराइज है थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह तो वो करेगा। एचयूएफ के केस में सेकंड और थर्ड को छोड़ देते हैं, कर्ता को करना पड़ेगा। सेकंड में क्या, कर्ता अगर इंडिया में नहीं है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ एचयूएफ, अदर एडल्ट एमसीक्यू में ये सब पूछेगा, अदर एडल्ट मेंबर ऑफ एचयूएफ है वो क्या करेगा, रिटर्न आपका वेरीफाई करेगा। वेयर कर्ता इज मेंटली, कर्ता लोगों को पत्थर मारता है, थोड़ा सा दिमाग से पागल है, तो एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ एचयूएफ, तो एडल्ट मेंबर जो भी है एचयूएफ का वो कर सकता है। ठीक है, कंपनी के केस में कौन करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा। वेयर फॉर एनी अवॉइडेबल रीजन, अनअवॉइडेबल रीजन मतलब कुछ ऐसा कारण हो गया जिसके कारण मैनेजिंग डायरेक्टर वेरीफाई नहीं कर सकता, तो कोई दूसरा डायरेक्टर कर लेगा। वेयर मैनेजिंग डायरेक्टर है ही नहीं तो कोई दूसरा डायरेक्टर वेरीफाई कर लेगा। वेयर द कंपनी इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, अगर कंपनी जो है वो इंडिया की रेजिडेंट नहीं है, तो पर्सन हु होल्ड्स अ वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसके पास पावर वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी है, जैसे एजेंट हो गया या कोई भी ऐसा आदमी जो संभाल रहा है, वो क्या करेगा, मतलब डायरेक्टर वगैरह कोई इंडिया के है ही नहीं, कंपनी इंडियन ही नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, तो वो जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है वो क्या करेगा, रिटर्न वेरीफाई करेगा। मैं फास्ट जा रहा हूँ, कोई ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये जो मैं लाइंस बोल रहा हूँ ये बार बार सुन लो, आपको याद हो जाएगा। अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जा चुकी है तो उसका लिक्विडेटर करेगा। वेयर पर्सन इज अपॉइंटेड एज रिसीवर ऑफ एसेट, मतलब कंपनी कोई डूब रही है तो उसके केस में जो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा वो रिटर्न वेरीफाई करेगा। वेयर मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी has been taken over by सेंट्रल गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर लिया है, कंपनी का मैनेजमेंट टेक ओवर कर दिया, तो जो प्रिंसिपल ऑफिसर रहेगा वो क्या करेगा, रिटर्न वेरीफाई करेगा। अगर आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो सीए फाइनल में जब आप आओगे या सीएस एग्जीक्यूटिव में आओगे, तब आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी करके एक पूरा कोड पढ़ोगे, तो उसमें अगर आपका केस चला गया तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो रहेगा वो आपका रिटर्न वेरीफाई करेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर करेगा। अगर मैनेजिंग पार्टनर अवेलेबल नहीं है रिटर्न वेरीफाई करने के लिए तो कोई दूसरा पार्टनर करेगा, पर माइनर नहीं होना चाहिए। वेयर देयर इज अ मैनेजिंग पार्टनर भी नहीं है तो पार्टनर करेगा, पर माइनर नहीं होना चाहिए। एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा। अगर पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो कोई और पार्टनर करेगा, और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर है ही नहीं तो भी कोई और पार्टनर करेगा। लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा। पॉलिटिकल पार्टी के केस में सीईओ करेगा। एनी अदर एसोसिएशन के केस में मेंबर ऑफ एसोसिएशन या प्रिंसिपल ऑफिसर जो भी रहेगा, और एनी अदर पर्सन, दैट पर्सन और सम अदर जो कॉम्पिटेंट पर्सन है कोई और केस में तो वो करेगा। ये सर इतना फास्ट बोले सर, इसका क्या रेलेवेंस है? ये रेलेवेंस है, ये जो मैंने फास्ट बोला इसको आपको 3-4 बार सुनना है, आपको इधर ही याद हो जाएगा। बार बार आपको बुके वो दिमाग करने की जरूरत नहीं है। बाद में इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सॉल्व करते जाओ, मेहनत करनी पड़ेगी, पर गधे जैसी मेहनत नहीं करनी है, अपने को एकदम अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, कम से कम टाइम में इतना ज्यादा अपना जितना ज्यादा आउटपुट आ सके वो उतना बेटर है। फिर क्या, सेल्फ असेसमेंट की बात करते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड फीस बिफोर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है पता है? आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपने अपना रिटर्न फाइल किया और उसके बाद क्या होगा, उसका सेल्फ असेसमेंट होगा। तो सेल्फ असेसमेंट के केस में आपको आपका रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट या फीस वगैरह जो है वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। वेयर एनी टैक्स इज पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिटर्न रिक्वायर। ये सब मैंने बहुत डीप में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है क्लास में। ये जस्ट मैं फटाफट आपको क्विक रिकैप दे रहा हूँ। मतलब 2-3 बार तो ऑलरेडी रिवीजन हो चुका है अपना, 3 बार तो मिनिमम हर टॉपिक का हुआ है अपना। अभी क्या चल रहा है, एक और एडिशनल रिवीजन आपको मिल रहा है, और आपको ये भी कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो जो स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है हमने सब पाता है। वेयर एनी टैक्स इज पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर इंटर आलिया 139 में 139 में आप अगर कोई रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसके रिलेटेड आपको टैक्स है तो वो आपको पे करना है, टीडीएस वगैरह है तो उसका एडजस्टमेंट करना है, रिलीफ 89 का है तो 115 जीडी अपना एएमटी हम लोग करने वाले हैं, उसमें उसका जो क्रेडिट वगैरह है तो वो एडजस्ट करता है। द एसएससी शैल बी लायबल टू पे सच टैक्स टुगेदर विद इंटरेस्ट फीस पेएबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट फॉर डिले, और अगर कोई डिले होता है तो उसके रिलेटेड इंटरेस्ट पेनल्टी फीस वगैरह है वो भी आपको पे करना पड़ेगा रिटर्न फाइल करने से पहले। और एनी डिफॉल्ट और डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, अगर एडवांस टैक्स में डिले किया है तो उसके रिलेटेड भी जो इंटरेस्ट वगैरह बिफोर फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न फाइलिंग करने से पहले ये सब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट पेड बाय एसएससी, एडजस्टमेंट कैसे होगा, मतलब समझो कि आपका टैक्स था, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह सब मिला के 15,000 आ रहा था और आपने पे किया सिर्फ 10,000, तो ऑर्डर किस ऑर्डर में एडजस्ट होगा, तो सबसे पहले एडजस्ट होगा फीस है, सबसे पहले एडजस्ट होगा फीस है, फिर इंटरेस्ट से, और फिर कुछ बच गया तो टैक्स से एडजस्ट होगा। फिर इंटरेस्ट अंडर 234A हम लोग ने देखा, तो अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो 234B एडवांस टैक्स में देखेंगे, फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर से मोटा मोटी बता देता हूँ 234B क्या होता है। अगर आपने एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया तो फिर जब से वो प्रीवियस ईयर खत्म होगा वहां से लेके, मतलब जब से असेसमेंट ईयर चालू हो रहा है वहां से लेके जब तक आप पूरा एडवांस टैक्स डिस्पैच नहीं करते तब तक का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। 234C करके एक और सेक्शन होता है जो यहाँ पे नहीं दिया, वो क्या होता है, डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आप एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए लेट करते हो तो उसके रिलेटेड जो आपका बेसिकली इंटरेस्ट लगेगा वो 234C में लगेगा। 234A-B-C वापस हम लोग एडवांस टैक्स का टॉपिक करेंगे तो वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे, डोंट वरी। कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू पे टैक्स, अगर आप पे नहीं करते टैक्स तो आपको क्या एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा, एसएससी इन डिफॉल्ट, और एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा तो आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह लगेगा। तो इसके साथ अपना ये चैप्टर खत्म हो गया। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा मुझे, पर मैंने पूरा फास्ट प्लस इन डेप्थ कराने की कोशिश की है, इससे आपका पूरा मॉड्यूल कवर हो जाएगा। तो आपका टाइम नहीं वेस्ट करता हूं, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सबसे ज्यादा खुद के ऊपर ध्यान दो, एग्जाम के लिए मेहनत करना है नो डाउट, पर एग्जाम के लिए मेहनत करते करते ऐसा ना करना कि खुद की वाट लग जाए। नींद वींद पूरी लेनी है, अपने को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।